में। इकोसिस्टम दो चीजों से मिलकर बनता है, बायोटिक प्लस एबायोटिक। बायोटिक का मतलब जिसमें लाइफ है, जो भी लाइफ है लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सब और एबायोटिक मतलब एयर, जिसमें भी लाइफ नहीं है, एयर, फायर और भी सॉइल, जो भी चीजें हैं, वाटर, वो एबायोटिक हो गया। ठीक, तो इकोसिस्टम जो होता है नेचर की फंक्शनल यूनिट है। कहाँ की? नेचर की फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर कौन है? इकोसिस्टम। सिंपल सा इकोसिस्टम जो है वो फंक्शनल यूनिट है नेचर की। अब जो इकोसिस्टम होता है वो उसको डिवाइड कर सकते हैं कि या तो नेचुरल बना होगा, कोई भी इकोसिस्टम में तो या तो नेचुरल बना होगा या फिर ह्यूमन ने बनाया होगा, है ना। तो बना कैसे, उसके बेसिस पे इकोसिस्टम को अगर डिवाइड कर दो दो पार्ट्स में होगा। इकोसिस्टम को किसके बेसिस पे, कैसे फॉर्म हुआ है, कोई भी इकोसिस्टम बना कैसे है। ठीक, तो दो टाइप का, एक हो गया आर्टिफिशियल, अगर ह्यूमन ने बनाया है तो आर्टिफिशियल वर्ड का मतलब ही ह्यूमन मेड होता है, मैन मेड होता है। और दूसरा नेचुरल, अगर नेचुरली अपने आप तैयार हुआ है तो नेचुरल। ठीक है, तो ये दो टाइप की किसके बेसिस पे, ये दो टाइप के इकोसिस्टम हुए हैं। कैसे इकोसिस्टम फॉर्म हुआ है उसके बेसिस पे, फॉर्मेशन के बेसिस पे, फॉर्मेशन ऑफ इकोसिस्टम कैसे बना है उसके बेसिस पे दो टाइप, आर्टिफिशियल और नेचुरल। नेचुरल का तो इतने सारे हैं, ग्रास लैंड है, फॉरेस्ट है, ये सब नेचुरल है। पॉन्ड्स है, ओशियन है, ये सब क्या है? इकोसिस्टम है। समुद्र क्या है? एक इकोसिस्टम है, उसके अंदर वाटर एबायोटिक फैक्टर है, उसके अंदर जो फिशेस है, एक्वेटिक एनिमल्स है, वो क्या है? बायोटिक फैक्टर है, आपस में इंटरेक्शन होता है, लेन देन चलता है, तो ये सब क्या कहलाया? नेचुरल। एक आर्टिफिशियल में क्या आता है? आर्टिफिशियल में जैसे तुम लोगों ने एक्वेरियम खोल लिया, मतलब एक्वेरियम अपने घर पे ले आए, तो एक्वेरियम आर्टिफिशियल हो गया। जो खेत है, फील्ड्स, वो आर्टिफिशियल हो गए। और नेचुरली में जितने भी है, तो समुद्र है, सी, ओशियंस, फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, सब जितना भी जानते हो, पॉन्ड्स, रिवर, ये सब क्या है? नेचुरली पाए जाने वाला इकोसिस्टम। तो ये हो गए किसके बेसिस पे? फॉर्मेशन के बेसिस पे। अब इकोसिस्टम कहाँ हो रहा है, मतलब प्लेस के बेसिस पे, उसको डिवाइड किया फर्दर टू पार्ट्स में। प्लेस के बेस पे, ठीक है, प्लेस कहाँ पर हो रहा है, मतलब अगर लैंड पर हो रहा है इकोसिस्टम, लैंड पे इकोसिस्टम है, तो उसे क्या बोलेंगे? टेरिस्ट्रियल। और अगर वाटर में हो रहा है तो क्या कहेंगे? एक्वेटिक। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, है ना। एक्वेटिक मतलब जो वाटर में हो, जैसे इसका एग्जांपल्स क्या है? रिवर है, पॉन्ड्स है, वही पॉन्ड, रिवर, पॉन्ड, रिवर, लेक, सी, ओशियन, इस्चुरी। इस्चुरी क्या होती है? इस्चुरी वो प्लेस होता है जहाँ पे जो रिवर है वो ओशियन से या समुद्र से मिलती है, वो जो बनता है वो इस्चुरी कहलाता है। तो वहाँ पे अलग टाइप का इकोसिस्टम मिलेगा। लैंड में क्या क्या आ जाएगा तुम्हारा? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये किसके एग्जाम्पल है? लैंड इकोसिस्टम के। सॉरी, टेरेस्ट्रियल, हाँ, जो लैंड पे हो रहा है उसे टेरेस्ट्रियल बोलेंगे इकोसिस्टम, जो वाटर में हो रहा है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है? सबसे बड़ा इकोसिस्टम अगर पूछे सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, तो ओशियन, समुद्र, महासमुद्र बोलो, ओशियन, सी मतलब समुद्र, ओशियन मतलब महासमुद्र। और सबसे स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है? एक्वेरियम। ठीक है, एक्वेरियम सबसे स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम। देखो,
एनसीईआरटी में क्या है देखो। इकोसिस्टम अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, ऑलरेडी बता दिया, वही चीज लिखी है। तो इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट, मतलब ये बेसिक यूनिट है जो फंक्शन करती है। बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके भी बायोम्स बनाएंगे। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देमसेल्फ एंड विद फिजिकल एनवायरनमेंट। लिविंग का, लिविंग मतलब बायोटिक फैक्टर का, बायोटिक फैक्टर के साथ प्लस फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, ये दो चीजें बता दें। एबायोटिक मतलब जिसमें लाइफ नहीं है, बायोटिक मतलब जिसमें लाइफ है। ठीक है, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय एजी टेंसले। ये किसने दिया था टर्म, किसने दिया था? एजी टेंसले ने दिया था। वही टाइप्स है बता दिया, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम अभी बताया। ठीक है, फिर जहां पे पाया जा रहा है उसके बेसिस पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम वो भी बता दिया। फिर फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम अलग है, सॉल्ट वाटर ये अलग है, फिशरीज, वेटलैंड्स, ये सारे एग्जांपल्स बता दिए ऑलरेडी। फिर एक नया था स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? स्ट्रेटिफिकेशन मतलब जैसे सीढ़ियां होती है उसी टाइप से, जैसे सीढ़ी होती है ना, ये मतलब एक लेवल, टू लेवल, थ्री लेवल, अलग अलग लेवल स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सीढ़ियां कैसी होती है? वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल होती है ना। तो वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन होना डिफरेंट स्पीसीज का। एक स्ट्रेटिफिकेशन का वैसे नॉर्मल मतलब है लेयर। हमने पढ़ा था, हमने स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पढ़ा था, याद करो। दो पढ़े थे, एक सिंपल एपिथेलियम दूसरा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, दो पढ़े थे। सिंपल का मतलब सिंगल लेयर थी, स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर। तो स्ट्रेटिफिकेशन का सिंपल सा अगर मतलब देखें तो क्या है? लेयर्स, मतलब डिफरेंट लेयर हो, एक टॉप लेयर हो, उसके नीचे लेयर लेयर लेयर। तो जो स्पीसीज है, जो प्लांट स्पीसीज है उनका भी ऐसे लेयर्स के फॉर्म में क्या मिलता है? डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है? स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। कैसे मिलता है अभी देखते हैं। देखो यहाँ दिखाया हुआ कितना अच्छा, जैसे ये बड़े ट्री हो गई, ये सबसे टॉप लेवल बड़े बड़े हैं। फिर उनसे छोटे श्रब, श्रब होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखो श्रब उगे हुए हैं। फिर श्रब के नीचे कौन आएगा? श्रब के नीचे आ जाएंगे हर्ब्स, ये हर्ब्स हैं। और हर्ब मतलब छोटी मोटी झाड़ियां। और फिर उसके बाद नीचे घास। तो ये अलग अलग लेवल हो गए। टॉप ये पूरा एक एक लेवल हो गया, फिर नीचे श्रब का एक लेवल हो गया, फिर नीचे हर्ब का एक लेवल हो गया, और नीचे ग्रासेस का एक एक लेवल। तो ये अलग अलग लेवल है, अलग अलग लेयर्स है। यही क्या कहलाता है? स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन तुम्हें नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? फॉरेस्ट में। स्ट्रेटिफिकेशन जनरली कहाँ देखने को मिलेगा? फॉरेस्ट में। कि नेचर बाकी सब जगह पे तुम देखो आसपास तुम्हारे इतने पेड़ ही नहीं है कि वहां स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिले, है ना। तो वहां पे अगर एक पेड़ लगा, कहीं दो पेड़ लगे, तो तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा स्ट्रेटिफिकेशन? फॉरेस्ट के अंदर। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब डिफरेंट लेयर्स होंगी। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है। और ऐसा होता क्यों है कि अलग अलग अडेप्टेशन होता है। यहाँ से सनलाइट आती है, एक्चुअली सभी प्लांट को चाहिए क्या? सनलाइट। तो सनलाइट इनको मिलती है, फिर उसके बाद जो बचेगी वो इनको मिलेगी। फिर तो ये इस टाइप से अडॉप्ट होते हैं कि ये ज्यादा सनलाइट लेंगे, उसके बाद ये कम सनलाइट में, फिर और कम सनलाइट में। इस टाइप से अपने आप को ये अरेंज करते हैं। देखो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शन कैसा होता है, तो बता दिया है ऑलरेडी कि ये बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से मिलके बना होता है। कौन? इकोसिस्टम। एक तो बायोटिक फैक्टर, एक एबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग थिंग आएंगी, ये लास्ट चैप्टर में बहुत देख चुके हैं ये सब चीजें, एयर, वाटर, सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर। बायोटिक में कौन आएगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया उनके फंक्शन के बेसिस पे कि क्या करते हैं। अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो उन्हें बोलते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूस कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस केवल कौन कर सकता है? प्लांट ना। तो वो केवल प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? ऑलवेज प्रोड्यूसर्स हमेशा कौन होंगे? प्लांट ही होते हैं।
ठीक है, प्लांट जो होंगे वो प्रोड्यूसर होते हैं। अभी प्रोड्यूसर दो हो सकते, या तो फोटो ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं या कीमो ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं। फोटो मतलब सनलाइट से अपनी एनर्जी बनाए, और कीमो ऑटोट्रॉफ मतलब किसी केमिकल से अपने क्या करें ग्लूकोज की सिंथेसिस करें। ठीक, तो ये तो हो गया प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ऑलवेज कौन होंगे? प्लांट्स होंगे, जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा। देन कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स कौन आएगा? जो उसको खाए। तो अभी कंज्यूमर्स को डिवाइड किया फर्दर अलग अलग में। जैसे ये ग्रासेस है ना, ये घास को, तो इस घास को मान लो डियर ने खाया, ठीक है। अब इस डियर को मान लो वुल्फ ने खा लिया, तो एक तो ये ग्रास तो क्या हो गई? प्रोड्यूसर। फिर डियर क्या हो गया? कंज्यूमर। वुल्फ भी क्या है? कंज्यूमर। पर इसको बोलेंगे डियर को प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि प्रोड्यूसर से डायरेक्ट खाया डियर ने, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। फिर वुल्फ को बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर वुल्फ को मान लो खा लिया लॉयन ने तो इसको बोलेंगे टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, समझ गए? तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम कर जाए, तो यहां से कंज्यूमर्स चालू हो जाते हैं। तो ये चीज का याद रखना, कंज्यूमर्स। ठीक है, बहुत ईजी है, बच्चों बचपन से हम पढ़ते आ रहे वही चीज। अब देखो, हिरण क्या है? प्लांट खा रहा है, तो उसको बोल देंगे कि हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस का मतलब जो प्लांट को ऊपर फूड डिपेंड रहे, फूड के लिए प्लांट पर डिपेंड रहे। फिर वुल्फ क्या है? वुल्फ डियर को खा रहा है, कार्निवोरस है। और लायन खा रहा है, तो ये भी कार्निवोरस ही है। अब वुल्फ को प्राइमरी कार्निवोरस कह देते हैं, और लायन को सेकेंडरी कार्निवोरस भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये तो एक फूड चेन होती है ना, फूड चेन। ये क्या है? फूड चेन है। इसी ऑर्डर में फूड जाता है, पहले प्लांट्स या प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से डियर, डियर से वुल्फ, वुल्फ से लायन। अब देखो, इनमें से किसी की भी डेथ हो, प्लांट की डेथ हो, डियर की डेथ हो, वुल्फ की डेथ हो, लायन की डेथ हो, तो अगर ये मरते जाए और इनको डिकम्पोज ना हो, डिकम्पोज मतलब इनको हटाना हो, उसकी बॉडी को हटाना। तो जैसे भी देखते हो, कोई भी चीज डेथ हो जाती है, तुरंत उसमें बैक्टीरिया फंजाई लग के उसको क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं वापस से मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? डिकम्पोजिशन। और जो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स। कौन करते हैं? बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक है, तो पूरे जो भी बायोटिक फैक्टर थे उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्रोड्यूसर्स जो कि फोटोसिंथेसिस करें या कीमो ऑटोट्रॉप से अपना फूड खुद बनाए, सिंथेसिस ऑफ देयर ओन फूड, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। देन कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होंगे? हर्बीवोरस होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर जो हर्बीवोरस को खाएंगे, प्राइमरी कार्निवोरस। और टर्सरी, सेकेंडरी करें। जो ऊपर वाला होता है उसको टॉप कंज्यूमर भी कह सकते हैं। अब मेन फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की मेन फंक्शन क्या है? मेन तो प्रोडक्टिविटी, कितना प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्टिविटी वहां की कितनी है, मतलब कितने प्लांट है, कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर कितने, सेकेंडरी कंज्यूमर कितने, वो सब। फिर डिकम्पोजिशन करवाना, डिकम्पोजिशन जो चीजें लगातार डेज हो रही है वो डिकम्पोजिशन किस रेट से हो रही है। फिर एनर्जी का फ्लो, एनर्जी का सोर्स क्या है? केवल सन है। कुछ जगह पे थर्मल पावर होती है जहां सनलाइट नहीं पहुंचती, बताया था जब 500 मीटर के नीचे जो होती है, 500 मीटर के अबव क्या नहीं पहुंचती? सनलाइट नहीं पहुंचती इन द ओशियन। तो वहां पे जो एनर्जी का सोर्स होता है वो थर्मल पावर होती है, हाइड्रोथर्मल, जो अंदर से आती है वो। और तो ये एनर्जी सन से प्लांट में जाएगी, प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर, प्लांट क्या? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये एनर्जी एक फ्लो होगा एक ही डायरेक्शन में। और लास्ट है न्यूट्रिशन साइक्लिंग। न्यूट्रिशन साइक्लिंग में से कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन साइकिल तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं मिनरल न्यूट्रिशन में, है ना। तो कार्बन साइकिल होती है, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल। तो ये सारी साइकिल्स जो है न्यूट्रिशन जो है, और भी अलग अलग
न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन की साइकिलिंग होते रहना। अगर न्यूट्रिशन एक जगह ट्रैप हो गए तो अगले ऑर्गेनिज्म को मिलेंगे नहीं, तो न्यूट्रिशन की क्या होते रहना, साइकिलिंग। ये काम है, मेन फंक्शन है किसके, इकोसिस्टम के। क्या क्या है, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी क्या है, कितना बायोमास बन रहा है। हम लोग प्रोडक्टिविटी की बात करें इकोसिस्टम में तो वहां क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, मास देखेंगे। किसका मास, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बना कौन रहा है, प्लांट बना रहे हैं, प्लांट क्या लिविंग है, तो बायो, वो कितना बायोमास प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बायो मतलब लिविंग, मास मतलब वेट। तो लिविंग का कितना वेट है, तो द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। कि एक साल में या एक महीने में कितना भी होगा वो वहां की क्या कहलाएगी, प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। इसको नापते किसमें, मेजर किसमें करेंगे, या तो ग्राम में, अगर वेट में मेजर करना है तो ग्राम में, एनर्जी में करना है तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। साथ में टाइम जोड़ दो तो पर ईयर, यहां पे भी टाइम जोड़ सकते हो, ईयर, पर ईयर। तो ये पता चल जाएगा कि एक साल में कितना वेट, या तो वेट के फॉर्म में निकाल लो या उस वेट को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। वेट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है ना, ई बराबर एम सी स्क्वायर। सी लाइट की वेलोसिटी होगी, एम मास हो गया, ये एनर्जी होगी, आइंस्टीन की जो इक्वेशन है। तो दोनों ही फॉर्म में प्रोडक्टिविटी किसी इकोसिस्टम की फाइंड की जा सकती है। मास निकल जाए वहां का, बायोमास कितना है, तो उससे वहां की एनर्जी भी निकाली जा सकती है। ठीक, अब दो चीजें होती है, एक होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक होगी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब प्लांट कितना बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिंपल सा है, वो क्या कहलाता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्लांट्स ने की फोटोसिंथेसिस, जो प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्लांट। तो प्रोड्यूसर्स ने कितना कितना बायोमास बनाया, बायोमास मतलब फोटोसिंथेसिस करेंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, ग्लूकोज का फिर यूज करेंगे, अपनी अपनी ग्रोथ में यूज करेंगे। ठीक है, और कुछ स्टोरेज करेंगे, तो टोटल वो कितना बायोमास उन्होंने अपने अंदर ऐड किया, वो क्या कहलाएगी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। ठीक लिखा है ना, इट इज द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया इन गिवन टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक, अब एक होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट, ठीक है, जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जीपीपी जो होती है वो क्या होती है, जीपीपी जो होती है, प्लांट टोटल कितना बनाते हैं वही क्या कहलाती है, जीपीपी, है ना। प्लांट ने मान लो कि टोटल 10 केजी वेट अपना गेन किया, ठीक है, उन्होंने 10 केजी की सिंथेसिस करी, फोटोसिंथेसिस से 10 केजी, तो ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये 10 केजी का 10 केजी स्टोर नहीं करेंगे, प्लांट ने 10 केजी बनाया तो उसको सभी को स्टोर नहीं करेंगे, कुछ यूज भी करेंगे। ठीक है, कुछ यूज कर लेंगे, कुछ स्टोर कर देंगे। भाई उनको भी जिंदा रहना है, तो वो भी अपने रेस्पिरेशन में कुछ क्या करेंगे, उसमें से कुछ 10 केजी में से मान लो कि 4 केजी ये क्या कर लेते हैं, 4 केजी यूज कर लेते हैं और 5 केजी स्टोर कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, फूड के फॉर्म में होते हैं ना। जैसे आलू का प्लांट है तो आलू के फॉर्म में किया है, कोई फ्रूट है तो फ्रूट के फॉर्म में, अलग अलग जगह पे रूट्स में एनर्जी स्टोर कर देते हैं, तो अलग कहीं पे स्टोर कर दिया। तो उन्होंने बनाया कितना था, 10 केजी, तो 10 केजी क्या हो गया, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब उसमें से उन्होंने यूज कितना कर दिया, रेस्पिरेशन करने में 4 केजी, तो 4 केजी तो 10 में से 4 घटा दो, नेट हमारे पास कितना आया, 6 केजी। ठीक है, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुई वो कितनी हुई, 6 केजी। जीपीपी में से माइनस आर, आर मतलब रेस्पिरेशन से जो लॉस हुआ, जो प्लांट ने खुद अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर लिया, उस चीज को हटा दो तो क्या आ जाएगी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। और कभी भी जीपीपी जो है नेट एनपीपी के बराबर नहीं होती, कारण क्या है, क्योंकि हमेशा प्लांट यूटिलाइज करेगा, ऐसा तो है नहीं कि दूसरों के लिए बना रहा है ना, वो अपने लिए भी, तो उसको भी जिंदा रहना है ना, जो भी जिंदा रहेगा वो रेस्पिरेशन करेगा, कोई भी ऐसा नहीं तो रेस्पिरेशन ना करे। ठीक है, यार कौन सी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी समझ में आई,
क्या होती है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी कुछ नहीं है, कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स के द्वारा कितना बनाया जाए ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट्स को रिलेटेड थी और सेकेंडरी जो है वो कंज्यूमर्स के लिए होती है। जो कंज्यूमर्स कितना नया ऑर्गेनिक मैटर बना रहे हैं वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। फिर उसके बाद डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू स्मॉलर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाय डिकम्पोजर्स। बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, बता चुका हूं। डिकम्पोजिशन बनने के बाद जिसको जो खत्म कर दिया जाता है वो डिकम्पोजिशन कहलाता है। फिर डेट्रीवोरस कौन है? एक ये तो डिकम्पोजिशन हो गया। अब डेट्रियस क्या होता है? डेट्रियस वर्ड है ना, डेट्रीटस, रॉ मटेरियल ऑफ डिकम्पोजिशन। जैसे कोई भी डेड चीज, प्लांट है, प्लांट डेड हो गया, मर गया तो वो डेड हो गया, एनिमल डेड हो गया तो वो क्या करेगा? डेट्रिटस। कुछ भी हो सकता है है ना, प्लांट, एनिमल, एनिमल का फीकस, कुछ भी, ये सब क्या कराएगा? जो भी रॉ मटेरियल है जिसको क्या करना है, हमें डिकम्पोज करना है, जिसको भी नेचर क्या करना है, डिकम्पोज करना है, उसको तोड़ के ऑर्गेनिक मटेरियल में डिवाइड करना है। जो भी आसपास तुम देख रहे हो बायोटिक, मतलब जो भी बायो वेस्ट है, ऐसा बोलते हैं, जो भी बायो वेस्ट मतलब लाइफ से निकलने वाला कचरा है, वो सब क्या कहलाता है? डेट्रिटस। ठीक है। फिर जो इस डेट्रिटस को क्या करता है? डिकम्पोज करता है, खाता है, उसको कन्वर्ट करता है, तो उसे क्या कहते हैं? डेट्रीवोरस। जो इस बायो वेस्ट को क्या करे? खाए और उसको क्या करे? कन्वर्ट करे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल में, उसे क्या कहते हैं? उसे और स्मॉल कंपाउंड में उसे बोलते हैं डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस जैसे अर्थवर्म है, टर्माइट्स दीमक है, स्नेल्स घोंघे, ये सब क्या है? डेट्रीवोरस के एग्जाम्पल है। ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस होती है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या है? डिकम्पोज होना। अच्छा, एनुअल पूरे बायोस्फीयर की, हमें यहाँ पे प्रोडक्टिविटी से एक चीज रह गई, बायोस्फीयर, होल बायोस्फीयर मतलब जहां जहां तक लाइफ है वो स्फीयर, बायोस्फीयर, बायो मतलब लाइफ, तो पूरे बायोस्फीयर की एनुअल एनपीपी, एनुअल एनपीपी का मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी होती है? 170 बिलियन टन। पूरे बायोस्फीयर की एनपीपी, एनुअल एनपीपी 170 बिलियन टन्स होती है। ठीक है। उसमें से 55 बिलियन जो है वो कौन बनाता है? ओशियन से। 55 बिलियन टन्स फ्रॉम ओशियन। ठीक है। और बचा 70% कौन करता है? अर्थ से आता है। ठीक है, ये याद रखना प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में, कि जो टोटल होती है एनुअल एनपीपी होती है वो 170 बिलियन टन होती है। उसमें से 55 टन जो होती है वो ओशियन से आती है और बाकी रिमेनिंग 70% कहाँ से आता है? अर्थ से आता है। ये एक डाटा था जिसको याद रखना है। अब डिकम्पोजिशन के स्टेप्स, डिकम्पोजिशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से स्टेप्स पूछे जाते हैं। पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप, तो जो भी मटेरियल मिला हुआ है, जो भी आया, जो भी बायो वेस्ट है, क्या जो भी बायो वेस्ट है, बायो वेस्ट, उस बायो वेस्ट को, बड़े बड़े है, एक पूरा प्लांट मर गया, एक पूरा एनिमल मर गया है, तो उसको क्या करेंगे? स्मॉल फ्रेगमेंट्स में तोड़ेंगे। इसमें तोड़ देंगे ये ऑर्गेनिज्म स्मॉल फ्रेगमेंट्स में। ये प्रोसेस, स्मॉल फ्रेगमेंट में तोड़ने की प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन कहलाएगी। तो फर्स्ट प्रोसेस डिकम्पोजिशन कौन सी होती है? फ्रेगमेंटेशन। कौन करता है? अर्थवर्म वगैरह जो भी डेट्रीवोरस है ये सब फ्रेगमेंटेशन करते हैं। जब भी देखा था ना डेट्रीवोरस तुमने, स्नेल्स,
अर्थवर्म, ये सब क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन करते हैं। जो भी बड़े बड़े टुकड़े हैं, पत्तियां हैं, इन सबको क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। ठीक, बहुत देखते हो, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो आती है वो आती है लीचिंग। लीचिंग का मतलब, लीच मतलब नीचे बह जाना, लीच मतलब नीचे बह जाना। ठीक है, तो लीच, लीच तो जानते हो ना, लीच मतलब क्या होता है, जो सक करती है, किसको सक करती है, ब्लड को सक करती है लीच। तो ये यहाँ पे भी लीचिंग की प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो भी न्यूट्रिशन बने हैं वो न्यूट्रिशन कहाँ चले जाते हैं, अर्थ की निचली सतह पे। मतलब एक तरीके से जैसे अर्थ है, अर्थ ने उसको क्या कर लिया है, नीचे सक कर लिया। जैसे लीच सक करती है, वैसे अर्थ ने नीचे की तरफ सक कर लिया, उसको बोलते हैं लीचिंग। Soluble inorganic nutrients dissolve in water and goes down to the soil. नीचे soil के अंदर चले गए। ठीक है, सरफेस से कहा चले गए, soil के अंदर। तो ये क्या कहलाया, लीचिंग कहलाया। ठीक, गेट प्रेसिपिटेटेड इज कॉल्ड लीचिंग। अंदर जाके प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, प्रोसेस लीचिंग कहलाएगी। फिर केटाबॉलिज्म। केटा का मतलब होता है टूटना। ठीक है, अगली प्रोसेस केटाबॉलिज्म, उसका मतलब क्या होता है, टूटना। तो जो डिकम्पोजर्स है, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई, वो क्या करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं जो कि डेटियस को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। जो भी डेटिटस है उसको सिंपल कंपाउंड में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमस होता है डार्क कलर का, कोलाइडल पार्टिकल का बना होता है, कोलाइडल होता है। ह्यूमस कैसा होता है, ह्यूमस की बात करें तो ये कोलाइडल नेचर का होता है। तो ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है कि सिंप्लीफाइड डेट्रीवोरस कन्वर्टेड टू ह्यूमस, जो बहुत डेट्रिटस, सॉरी डेट्रिटस मतलब जो टुकड़े थे, फ्रेगमेंट हो गए थे, वो और सिंप्लीफाइड हो चुके हैं, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ह्यूमस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ह्यूमन जो होता है, ह्यूमस इज अ डार्क अमॉर्फस सब्सटेंस, डार्क कलर का है, अमॉर्फस सब्सटेंस है, हाईली रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन। माइक्रोबियल एक्शन के रेजिस्टेंस, मतलब माइक्रोबिया उस पे, माइक्रोबैक्टीरिया उस पे क्या नहीं कर सकते, एक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, कोलाइडल नेचर होता है, बता दिया। उसका डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होता है ह्यूमस का। ठीक है, ये रिजर्वायर होता है न्यूट्रिशन का, इसके अंदर न्यूट्रिशन भरे रहते हैं, और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द नेक्स्ट प्रोसेस, अब डिकम्पोजिशन तो ह्यूमस का भी होगा, भले ही स्लो हो रहा है। तो ये डिकम्पोजिशन जो होता है उस प्रोसेस को कहते हैं, ह्यूमस के डिकम्पोजिशन को बोलते हैं मिनरलाइजेशन, मिनरल्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ह्यूमस इज डिग्रेडेड टू रिलीज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड न्यूट्रिशन। अब अगर ह्यूमस क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ह्यूमस ब्रेक डाउन होगा तो वो क्या करेगा, CO2 और वाटर रिलीज होगा, अदर न्यूट्रिशन रिलीज होंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मतलब जितने भी इनऑर्गेनिक है वो ह्यूमस में से अलग हो जाएंगे एक तरीके से देखें तो ये स्टेप्स है मिनरलाइजेशन में। लास्ट में डिग्रेड किसको कर देते हैं, ह्यूमस को भी। ह्यूमस किसकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि रिजर्वायर होता है किसका, न्यूट्रिशन का। कैसा नेचर होता है, कोलाइडल नेचर होता है। ठीक, तो स्टेप्स याद रखनी है, पहले फ्रेगमेंटेशन, देन लीचिंग, देन कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। अब फैक्टर जो है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, कौन से फैक्टर है जो डिकम्पोजिशन की रेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो एक तो केमिकल कंपोजिशन मेन है, कि केमिकल उसके अंदर जो भी डेट्रिटस निकला है, जो भी हमें बायोमास में बायो वेस्ट मिला है, वो उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन कैसा है। अगर उसके अंदर लिग्निन ज्यादा है तो लिग्निन के ऊपर एक्शन कम होता है, टेनिन लिग्निन के ऊपर क्या होता है, काइटिन हो गया, इनके डिकम्पोजिशन रेट स्लो होती है। ये लिखा है ना, डिकम्पोजिशन रेट विल बी स्लो व्हेन डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। लिग्निन पढ़ा था जैसे जाइलम में होता है। ठीक, अब अगर वही रेट ऑफ इंक्रीज, अगर उसके अंदर नाइट्रोजन और वाटर सब्सटेंस ज्यादा है, जैसे सुगर ज्यादा है, तो जल्दी डिकम्पोज होगा।
ठीक है, अगर ये चीजें हैं तो जल्दी होगा। केमिकल कंपोजिशन कैसा है तो उस पर डेट फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिकम्पोजिशन के। फिर क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, अगर एंजाइम के फेवरेबल है, बैक्टीरिया की ग्रोथ के फेवरेबल है, फंजाई की ग्रोथ के फेवरेबल है, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट है जो कि फेवर करते हैं। क्यों फेवर करते हैं डिकम्पोजिशन का, क्योंकि ये बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ को फेवर करते हैं। ठीक है। लो टेम्परेचर एंड एरोबायोसिस इनहिबिट डिकम्पोजिशन। अगर टेम्परेचर बहुत कम कर दोगे और एरोबायोसिस मतलब एयर ऑक्सीजन हटा दो तो डिकम्पोजिशन क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक। फिर नेक्स्ट फूड चेन। फूड चेन अभी बताया, ट्रांसफर ऑफ फूड या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फूड चेन। ठीक है। अब फूड चेन रिप्रेजेंट एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम। फूड चेन क्या रिप्रेजेंट करती है कि एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है, जैसे प्लांट से फिर डियर, डियर से फिर वुल्फ, वुल्फ से लायन। ठीक। डिफरेंट स्टेप्स इन फूड चेन आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। क्या कहते हैं इनको, ट्रॉफिक। जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, क्या कहते हैं, ट्रॉफिक। ट्रॉफिक का मतलब बता चुका हूं, ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। जहां भी आए ट्रॉफ मतलब समझ जाओ न्यूट्रिशन की बात हो रही है। ठीक है। तो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल है, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। अब ये फूड चेन जो है वो अलग अलग टाइप की है। ठीक है। एक जैसे ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग मतलब चरना, है ना, जो घास खाते हैं एनिमल्स। तो ग्रास को जनरली ग्रास को खाया गोट ने, गोट को खा लिया मेन ने, यहाँ पे लायन भी कर सकते हो, लॉयन ने खा लिया। ठीक है। तो ये हुई ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड से स्टार्ट कहाँ से होगी, हर्बीवोरस से। यहाँ गोट की जगह डियर हो सकता है। ठीक है। तो फूड चेन सॉरी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी, है ना। द फूड चेन बिगिंस विद प्रोड्यूसर, क्या कहलाएगा, ग्रेजिंग फूड चेन कहलाएगा। उसके बाद डेट्रियस फूड चेन। डेट्रियस फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होगी, डेट्रियस नाम ही कहा है, डेट्रिटस मतलब जो स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी, डेड मटेरियल से, बायो वेस्ट से, बायो वेस्ट बोल सकते हैं, डेड मटेरियल से। ठीक है। जैसे डेड लीफ को अर्थवर्म में खाया, अर्थवर्म को बर्ड ने खाया। तो याद रखना, जो फूड चेन बिगिंस विद डेड ऑर्गेनिक मटेरियल का और डेट्रियस फूड चेन, और जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो उसे कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक। ये दो टाइप की फूड चेन होती है। एक टर्म है सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट का मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म है या डेड बायोमास के ऊपर क्या करे, बायो वेस्ट के ऊपर ग्रोथ करे, उसे कहते हैं सेप्रोफाइट। जो कौन होते हैं, डिकम्पोजिशन फंजाई या बैक्टीरिया होते हैं मेनली। ठीक। अच्छा। जो फूड चेन थी, फूड चेन के ऊपर ने फूड चेन देखी अभी। फूड चेन में एनर्जी आती कहां से है, केवल सन से, है ना, ये बता चुका हूं। हाँ, इसका एक्सेप्शन क्या है, हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। हाइड्रोथर्मल मतलब जो वाटर के अंदर एनर्जी रहती है, हाइड्रोथर्मल। ठीक है। नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, सन, और सन के अलावा कोई है तो वो क्या है, हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। हाइड्रोथर्मल अलग होता है। हाइड्रोथर्मल मतलब जो अर्थ के अंदर से जो हीट आती है उसकी, उस एनर्जी को यूज करते हैं फूड बनाने में, तो वो हाइड्रोथर्मल है। ठीक। तो फूड चेन में एनर्जी का सोर्स कौन है, सन है। सन से जो लाइट आती है जिससे फोटोसिंथेसिस करते हैं उसे बोलते हैं पार। पार मतलब फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। क्या कहते हैं, पार। जो लाइट आती है उसमें से 50% से कम, सन से जो लाइट आती है उसमें से 50% से कम होती है पार। कितनी होती है, 50% से कम। फोटोसिंथेटिक जो होती है 50% से कम होती है, और प्लांट उसमें से केवल, ये 50% से कम है, उसमें से भी केवल 2 से 10 टू
10% ही यूज कर पाते हैं। जनरली बहुत सारे प्लांट तो केवल 2% ही ये जो लाइट है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन को यूज कर पाते हैं। बाकी बहुत कम, मतलब 2%, मैक्सिमम 2% यूज करते हैं। कुछ प्लांट है जो 10% यूज करते हैं, जैसे शुगर कैन। शुगर कैन 10% तक को क्या कर लेता है, 10% लाइट को जो आ रही है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। अब ट्रॉफिक लेवल देखो, ट्रॉफिक लेवल को बता दिया। ईच स्टेप इन फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल, है ना। फूड चेन में हर जो भी स्टेप है वो एक ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, प्रोड्यूसर एक ट्रॉफिक लेवल है, कंज्यूमर दूसरा ट्रॉफिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर तीसरा ट्रॉफिक लेवल। समझ गए। तो ट्रॉफिक लेवल का मतलब, ट्रॉफिक का मतलब बता दिया, न्यूट्रिशन। ट्रॉफ वर्ड का मतलब ही क्या होता है, न्यूट्रिशन। ठीक। फिर एक हमने हेर्बीवोरस देखा, कार्निवोरस देखा, एक होता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब जो सब कुछ खा ले, प्लांट भी खा ले, एनिमल्स भी खा ले। तो ओमनीवोरस कौन कौन होते हैं, जैसे ह्यूमन हो गए, मैन हो गया, ओमनीवोरस है। कॉकरोच है, ओमनीवोरस है। ठीक। तो ये जो क्रो हो गए, कौवे हो गए, ये सब क्या है, ओमनीवोरस। ये ओमनीवोरस बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी देखेंगे क्यों। चलो उससे पहले यहाँ पे देखो एक चीज है, स्टैंडिंग क्रॉप ना, दिया हुआ है क्या, स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है, तो स्टैंडिंग मतलब खड़े, क्रॉप खड़ी फसल बोलते हैं ना, फसल खड़ी है काट लो जाके। तो स्टैंडिंग क्रॉप, तो ये उस फसल की बात नहीं कर रहे। किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे कितना टोटल बायोमास प्रेजेंट है ना, वो क्या कहलाता है, टोटल कितना लिविंग थिंग के अंदर, लिविंग चीजों के अंदर कितना बायोमास प्रेजेंट है, टोटल बायोमास। पर्टिकुलर टाइम एट पर्टिकुलर टाइम ऑन ट्रॉफिक लेवल। तो एक ट्रॉफिक लेवल पे कितना टोटल बायोमास प्रेजेंट है पर्टिकुलर टाइम पे, वो क्या कहलाएगा, स्टैंडिंग क्रॉप कहलाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं है। क्रॉप तो जितना भी बायोमास है, एक और टर्म आएगा स्टैंडिंग स्टेट। वहां पे स्टेट में बायोमास की बात नहीं होगी, क्रॉप में बायोमास की बात होगी, स्टैंडिंग स्टेट में न्यूट्रिशन की बात होगी, कितना न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। तो ये याद रखना, स्टैंडिंग स्टेट में न्यूट्रिएंट की बात होगी। ठीक है। तो स्टैंडिंग क्रॉप क्या है, टोटल बायोमास कितना प्रेजेंट है, स्टैंडिंग स्टेट टोटल न्यूट्रिएंट